Hello everyone, welcome to the Education Podcast by NCP Consultant, where we guide students for their higher education, career guidance that helps students to achieve their international dreams. Today's topic is study abroad, a complete guide for students. If you are planning to study abroad and confused about the process, this podcast is just for you. Hi, I'm Neha, an international admission counselor, and today we have Mr. Tirthankar Guha with us, who is an experienced study abroad consultant from Lucknow. Welcome, sir. Thank you. How are you, sir? I'm fine. That's good. So my first question is, what is study abroad? Basically, sir, study abroad होता क्या है और मुझे इसके benefits जानने थे. स्टडी अब्रॉड को सिंपल अगर दो शब्दों में कहना चाहें कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर जा कर के पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ स्टडी अब्रॉड. जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं यूएस जा कर के पढ़ना चाहता हूँ, मैं किसी और कंट्री में जा कर के पढ़ना चाहता हूँ, अपने देश से बाहर जा कर के, दिस इज सिंपल कॉल्ड एज अ स्टडी अब्रॉड. सर, बट बेनिफिट्स इसके क्या है? लाइक बेनिफिट्स, आप अगर बेनिफिट्स की बात करें तो मैं कहूँगा इसमें ड्रॉबैक कुछ नहीं है, इसमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं. रीज़न क्या है कि जब आप स्टडी अब्रॉड करते हैं तो आपको बाहर जाना होता है, और जब आप कंट्री से बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली एक अपनी लाइफ के दूसरे पेज पे एंटर करते हैं. और ये वैसा पेज होता है जैसे कह सकते हैं किसी चीज़ की नई शुरुआत होना, जैसे आपको कहीं नया जन्म हुआ हो. आप वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल नए लोग होंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए जो आप जाते हैं तो सिर्फ अकेले जा सकते हैं. वहाँ पे विद फैमिली जाने का परमिशन नहीं होता है. कई तरह की और भी चीज़ें होती हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो आप बेसिकली पढ़ने गए होते हैं, जहाँ आप जाते हैं वो कंट्री आपसे अलग है, जहाँ पे आप गए वहाँ की लैंग्वेज आपसे अलग होती है. कई बार वहाँ का खान पीना या फिर आपका जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब कुछ अलग है. तो और सिंगली आप हैं वहाँ पे खुद को एडजस्ट करने के लिए, कोई दूसरा आपके साथ नहीं है वहाँ पे जो आपको गाइड करे या एडजस्ट करे या कैसे करे. तो आपको पूरा माहौल खुद से बनाना होता है. तो दीज आर द बेनिफिट्स. इसमें एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का कह सकते हैं, उस एज में जब वो एक हायर एजुकेशन करने जा रहा होता है तो वो एक बच्चा ही होता है एक तरह से. तो उसको उस अर्ली एज में ही एडजस्टमेंट्स सीख जाता है. वो अर्ली एज में कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाता है. वो अर्ली एज में कैसे अपने आप को अडॉप्ट करना है, कैसे समाज में रहना है, जो शायद वो अपने घर पे रहता है और लोगों का शहर मिलता रहता है तो वो चीज़ नहीं कर पाता. तो एक तरह से मैं इसीलिए कहता हूँ दिस इज द नेक्स्ट फेज ऑफ ए लाइफ. तो जब आप जाते हो तो बिल्कुल आपको एक नई दुनिया दिखती है जिसमें आपको एडजस्ट करना होता है, खुद को ढालना होता है. तो दिस इज द बेनिफिट बट आई थिंक अबाउट कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी अब्रॉड. सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉपुलर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स को कौन कौन सी पॉपुलर कंट्रीज अट्रैक्ट करती हैं? देखिए, कंट्रीज कोई भी अट्रैक्ट कर सकती हैं. एक इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, इंडियन लोगों का जो चार्म है वो देखते हुए स्टडी अब्रॉड पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं. डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री आपको सूट करती है और कौन सी आपकी स्ट्रीम है पढ़ाई की, किस स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हैं. स्टडी अब्रॉड के कई कारण होते हैं, क्योंकि आप बच्चा तब वो पढ़ने जाता है बाहर जहाँ पे लगता है कि इंडिया में शायद उस तरह की एजुकेशन नहीं हो पाएगी या उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है. तो हम मूव करते हैं दूसरी कंट्री में जहाँ पे हमारी पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है उसकी कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, तब हम वहाँ मूव करना चाहते हैं. बेसिकली ज़्यादातर जो आमतौर पे देखा जाता है कि इंडिया के बच्चे ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाते हैं, यूएस मूव करते हैं, कनाडा मूव करते हैं, या यूरोप मूव करते हैं. यूरोप में कई कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, माल्टा है, डिपेंड करता है उसकी नीश क्या है. बहुत से बच्चे यूएई भी मूव करते हैं. तो ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जो आयरलैंड है आपका, इस तरह बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं. ये कुछ कॉमन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आमतौर पे इंडियन बच्चा मूव करता है. तो बेसिकली जो स्टडी अब्रॉड की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? हर कंट्री की डिफरेंट होती होंगी, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जाननी थी. बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पे आप कह सकते हैं कि कंट्री का पासपोर्ट होना ज़रूरी है. आप क्योंकि पढ़ने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्कशीट्स हैं, जो आपकी कह सकते हैं कि एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जैसे 10th और 12th की मार्कशीट हो गई. ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन, अगर मास्टर्स करने हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, आपकी डिग्रीज, ये सारी चीज़ें हो गई. आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कई जगह पे मांगा जाता है. बहुत जगह पे जब आप जाते हो तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है. तो इन दैट केस कई ऐसे लैंग्वेज टेस्ट होते हैं. जैसे जर्मनी आप जा रहे हैं तो जर्मन के लिए आपको एटलीस्ट B2 लेवल का जर्मन आना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने देंगे. इंग्लिश के लिए कहते हैं कि 5.5 to 6.5 का एक बैंड है. आइल्स का आपको क्लियर करना होता है, या फिर ड्यूलिंगो आप करे होंगे, या फिर आपने PT आपने पास किया होगा. तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं या इस तरह के जो टेस्ट हैं, एक्चुअली कोर्सेज नहीं है, टेस्ट हैं, इनको आपको पास करना होता है एक अच्छे नंबरों से, जिससे ये क्लियर होता है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है.
इनके सिवाय आपको कुछ क्लाइमेटिक जानकारियाँ वहाँ की होनी चाहिए, और जो कोर्स आप करने जा रहे हैं वहाँ का आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है, आप कौन सा कोर्स वहाँ पे करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देन आप केवल स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर, सो आइल्स जैसे आपने ब्रीफ किया, तो आइल्स इज मैंडेटरी फॉर द ऑल कंट्रीज और लाइक मैंडेटरी है या फिर नहीं है? देखिए, आइल्स है मैंडेटरी आप नहीं कह सकते। यूरोप में बहुत सी ऐसी कंट्रीज जो इंग्लिश स्पीकिंग है, लेकिन आइल्स नहीं वो लेंगे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरव्यू ज़रूर लेगी। वो इंटरव्यू लेकर के इस बात क्लियर करेगी कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी है। मे बी उसके लिए आइल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट देन ऑल्सो दे विल टेस्ट योर इंग्लिश स्पीकिंग एंड अदर लैंग्वेज स्पीकिंग, so that is very important. So IELTS is not mandatory. You cannot say that IELTS is mandatory for everyone. But I can say if you are going to study abroad, you can take this test and prepare for IELTS and pass it. सर, आमतौर पे माना जाता है कि स्टडी अब्रॉड एक लग्जरी सेगमेंट में आता है, तो क्या मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्ड नहीं कर सकती है? टोटल कॉस्टिंग कितनी होती होगी स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली ऐसा ही था, ये एक लग्जरी सेगमेंट में ही आता था। जो बड़े घर के लोग होते थे, बच्चे होते थे, वही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज पाते थे, क्योंकि उसमें उसकी कॉस्ट बहुत होती थी। और एजुकेशन को लेकर के आप कह सकते हो उस समय इतनी ड्रिल्स नहीं चलती थी। लेकिन आज के अगर टुडेज सिनेरियो, आज से अगर आप 7-8 साल पहले के सिनेरियो पे भी जाओगे, तो आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट्स भी अब कल्चर एक्सचेंज के नाम पर, जो उनकी एजुकेशन है उसकी एक्सचेंज के नाम पर, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे आपको ट्यूशन फीस ही नहीं लगती, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जर्मनी में आप पढ़ने जाओ तो बहुत सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी जर्मनी के जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन फीस है। आप लाटविया जाते हो, आप लिथुआनिया जाते हो, वहाँ पर आपको 100 साल 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उनके कोर्सेज़ की कॉस्ट इतनी कम है कि आप इंडिया में भी उससे कम पैसे में कोर्स नहीं कर पाओगे। तो ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ साथ अब जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है और उसका बच्चा अगर एम्बिशियस है, वो पढ़ना चाहता है, और अगर उसके नंबर्स अच्छे हैं, आप उसको कह सकते हैं उसकी मार्क्स अच्छे जा रहे हैं, तो फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को स्पेशली स्कॉलरशिप भी देती हैं। और ये स्कॉलरशिप आप सोच नहीं सकते हो कि 20-30% से लेकर 100% तक भी जाती है। बहुत से ऐसे हैं, अगर बहुत अच्छा बच्चा है और उनको लगता है कि ये फ्यूचर में अच्छा करेगा, साइन करेगा, या उसके नंबर्स मार्क्स ऐसा कह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो 100% तक भी स्कॉलरशिप उसको देते हैं। और कई जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया कि उनको एज अ इंटर्न वो कुछ पे भी कर देते हैं। तो ये भी एक अच्छा कह सकते हैं टेकअप है कि आप अगर पैसे नहीं भी हैं, कम भी हैं, और अगर आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो आप जा सकते हो। उसके सिवाय जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप चाहते हैं वो जाके बाहर पढ़ें, बट शायद उनके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने और भी एक प्रोविज़न कर रखा है, इट इज़ एजुकेशन लोन। और ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है एजुकेशन लोन पे। और एजुकेशन लोन की खास बात है कि इसको चुकाना भी आपको तब पड़ता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। आफ्टर दैट ऑल्सो दे विल गिव यू अ टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और उसके बाद आप उसको रिपे कर सकते हैं धीरे धीरे करके एक टाइम ड्यूरेशन में। तो ये एक अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी उतना कोई खास नहीं लगता है। तो उस तरह से भी बच्चे बाहर जाते हैं, लोन लेकर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब वो अर्न करने लगते हैं तो दे विल पे बैक दैट लोन। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि एजुकेशन अब उस तरह की स्थिति नहीं रह गई है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है ज़्यादा, या आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि अब मिडिल क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो स्टडी अब्रॉड अब पहले एक समय था जब इसे लग्जरी सेगमेंट में कह सकते हैं, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा नीड भी है और ज़रूरत भी है। और दूसरी कंट्रीज़ ने, जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी समझा है इस बात को कि ऐसा हो सकता है, तो वो भी दूसरी कंट्रीज से बच्चों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, अपने आप उनकी अलग निगरानी करते हैं, हर तरीके से सुविधाएं उनको दी जाती हैं ताकि वो रह पाएँ, और आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट कर पाएँ कि आप भी यहाँ पे आके पढ़ सकते हो और यू कैन डू दैट इज़ द फैक्ट। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ को ये सुन के बहुत खुशी हो रही होगी कि हाँ कि वो भी जा सकते हैं। सर, आपने मेंशन किया है स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं उसको थोड़ा ब्रीफ चाहती हूँ कि इससे कोई क्राइटेरियाज होते हैं कैंडिडेट के लिए, लाइक अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक बैकग्राउंड, कुछ लाइक फैमिली इनकम की भी क्राइटेरियाज होती हैं स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए? नहीं, फैमिली इनकम का नेहा जी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का ज़रूर है, वो उसके एकेडमिक्स को देखते हुए होता है। और थोड़ा सा मैं कहता हूँ जब फॉरेन बच्चा जाता है तो वीज़ा जब आपका क्लियर हो रहा होता है, एट दैट टाइम ऑल्सो आपका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपके बात करने का तौर तरीका क्या है, आपके अंदर स्किल्स कौन कौन सी हैं,
इन चीज़ों पे भी ध्यान देता है। यूनिवर्सिटी जब आपसे इंटरव्यू करता है स्कॉलरशिप देने से पहले, डेफिनेटली वो एक इंटरव्यू करता है। अगर कोई किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है तो डेफिनेटली वो चेक ज़रूर करेगा। तो डिपेंड करता है, कई बार बच्चे मांगते हैं स्कॉलरशिप कि हमें मिल जाए स्कॉलरशिप तभी हम पढ़ने जा सकते हैं, बट दैट ओनली डिपेंड्स ऑन देयर एकेडमिक्स। अगर एकेडमिक्स ठीक है तब तो वो उसको आप कह सकते हो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए वो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको कॉलेज यूनिवर्सिटी पर्सनली चेक करता है उन एप्लीकेशंस को लेने से पहले, और चेक करने के बाद वो तय करता है कि वो कितने % स्कॉलरशिप आपको दे सकता है। अगर मैं पहले भी आपसे कहा कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका परफॉर्मेंस है एकेडमिक्स में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप अच्छे से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो ये बहुत मायने रखते हैं। फॉरेन में जब जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर ये अच्छा है और आपके साथ साथ एकेडमिक्स भी अच्छे हैं तो आपको 100% तक का भी स्कॉलरशिप मिल जाता है। सर, स्कॉलरशिप को आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया और लग्जरी सेगमेंट भी आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया। बस मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को डर होता है। सर, आप समझ रहे होंगे कि किसकी बात कर रही हूँ मैं। सर, वीज़ा प्रोसेस कितना टफ होता है? देखिए, फियर फैक्टर नहीं है ये। वीज़ा एक तरह से क्लियरेंस है वहाँ की कंट्री के लिए, तो वो कंट्री जब तक आपको नहीं अप्रूव करती तब तक आप वहाँ पे नहीं जा सकते। ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है और हर कंट्री में। ऐसा नहीं कि इंडिया कोई आ रहा है तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं। तो इंडिया जब वो आता है तो उसको इंडियंस रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है इंडियन कंट्रीज़ पे। बिल्कुल उसी तरह से जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे भी है। भले ही आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्या देखा, जो पास्ट हिस्ट्री रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जाते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं करते। लोग फॉरेन में जॉब्स करने के लिए जाते हैं और वो बताते हैं कि हम स्टडी वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं, हम पढ़ने हैं, तो वो इंटेंशन देखना चाहते हैं। आपका इंटेंशन क्या है? जब वीज़ा के इंटरव्यू के लिए आप जाते हो तो सबसे पहले यही चीज़ देखा जाता है कि आप वाकई पढ़ने जा रहे हो। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप वीज़ा में जाइए, SOP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जब तक आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं क्लियर है तब तक वो वीज़ा वाले एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं आपको। जब वो देखेंगे, फिर वो आपका जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपका कम्युनिकेशन लेवल देखते हैं, आपका अपीयरेंस देखते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो देखते हैं, वो आपके लेटर ऑफ इंटेंट को देखते हैं, कॉलेज ने आपको सीट दी है कि नहीं दी है, प्रॉपर किन कंडीशंस पे आप जा रहे हैं वहाँ पे, और आपकी मंशा क्या लग रही है वहाँ जाने। ये वीज़ा अथॉरिटीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करती हैं। और जब आप उनके क्वेश्चंस पे प्रॉपरली उतरते हो, सही उतरते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप साल 2 साल 3 साल किसी के देश में रहने वाले हो, आप घूमने नहीं जा रहे, तो वो प्रॉपरली इस बात को मतलब सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि जो ये बच्चा कह रहा है ये एग्जैक्टली वही करने जा रहा है, या ये जो कॉलेज है ये भी गलत तरीके से गाइड नहीं कर रहा है। पिछली जो हिस्ट्रीज देखी गई हैं उनको देख करके वीज़ा प्रोसेस धीरे धीरे टफ होता गया स्टूडेंट्स के लिए। और शायद जाहिर सी बात है 8-10 सालों में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, हर कंट्री का अपना एक एक्सपीरियंस है, उसको ले करके उन्होंने वीज़ा प्रोसेस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। तो अगर आप वीज़ा प्रोसेस प्रॉपरली क्लियर करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कहूँगा कि हमेशा किसी न किसी प्रॉपर अच्छी कंसल्टेंसी का साथ ले लीजिए, मिसगाइड होने के लिए नहीं। ठीक है, जो भी आपको मिसगाइड करता है या इधर उधर की बात कर रहा है वो नहीं, आपको एक कंसल्टेंसी का इसलिए भी यूज़ करना चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल पाए कि एग्जैक्टली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने। आपको कुछ मॉक इंटरव्यूज़ कर लेने चाहिए कि किस तरीके से आपको वीज़ा के वहाँ पे एंट्री से लेकर के एंडिंग तक क्या क्या प्रोसेस हैं, किस किस तरह से आपको वीज़ा अधिकारी के सामने गुजरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो मांगेंगे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं है, आप उन्हें प्रोड्यूस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, आपके जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जो भी आपकी और डाटा आप दिखा रहे हो, पहले जो आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉलेज से मंगा दो, उससे पहले जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उनके ओरिजिनल कॉपीज़ कोशिश करो कि अगर एपोस्टाइल हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एपोस्टाइल होने से उनका बिलीव उस पर बढ़ जाता है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉक किए होगे अपने कंसल्टेंट्स के साथ या काउंसलर्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे वीज़ा का क्लियरेंस मिल जाता है। बट डिपेंड करता है आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी। तो क्या आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, सेकंड टाइम जा रहे होते हैं, बार बार आपका वीज़ा रिजेक्शन भी होता है, कई बच्चों का बार बार हो जाते हैं, लेकिन फिर वही गलतियाँ करते हैं। तो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल गाइडेंस ले लें और उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें, तो दैट विल हेल्प यू कि आप 60-70% आप मान के चलते हो कि वीज़ा आपका क्लियर हो जाएगा। एक्सपर्ट गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है वीज़ा प्रोसेस के लिए। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं अब्रॉड में। स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहते हैं। तो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आफ्टर कंप्लीट स्टडीज़ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने इस बात को ब्रीफ भी किया था लास्ट उसमें कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जाते तो पढ़ने हैं पर वो लग जाते हैं काम करने में।
इसी इंटेंशन को क्लियर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे आपने पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, वहाँ पे पॉइंट एक्चुअली आना चाहिए था। आपने कहा कि लग्जरी सेगमेंट है, उसमें ये पॉइंट में इंट्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट ने ये भी एक सुविधा दे रखी है कि बच्चा अगर जाता है, क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है, जैसे यूरोप का मान लीजिए या यूएस का मान लीजिए या ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए, एजुकेशन पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप वहाँ 6 दिन पढ़ते हैं जा करके और 1 दिन आपको छुट्टी मिलती है, जैसे आमतौर पे हमारे इंडिया में होता है। वहाँ पे आप 3 दिन या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन क्लासेस होती हैं आपकी, और वो 3 दिन जो क्लासेस या 4 दिन जो क्लासेस वो भी 4-4 घंटे की क्लासेस होती हैं। तो वो बहुत ही लाइटली पढ़ाई को बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हो लाइट वे में पढ़ाते हैं, और चीज़ों को एक्सप्लेन करके उसको दिमाग को समझने का भी टाइम देते हैं, सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते नहीं है। तो इसके बाद जो स्पेयर टाइम बचता है वो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में उसको स्पेंड करना उतना ही ज़रूरी मानते हैं जितना कि पढ़ाई को ज़रूरी मानते हैं। तो वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम रहता है। गवर्नमेंट ने क्या किया स्टूडेंट्स को, ताकि वहाँ पे उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, या जैसे पेरेंट्स पहले आपने कहा था लग्जरी सेगमेंट में आता है, लग्जरी सेगमेंट में इसीलिए वो आता था क्योंकि सारा खर्चा पेरेंट्स को बियर करना होता था, और अगर पेरेंट्स के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है बियर करने की तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं हो पाता है पेरेंट्स के लिए, तो सबके लिए ये संभव नहीं था। बट इन दिस केस क्या होता है, जैसे यूरोप ने क्या रखा है, यूरोप ने कहा है कि आप वीकली आप वहाँ पे 20 आवर्स वर्क कर सकते हो, और पूरे मंथ में आप 80 आवर्स तक वर्क कर सकते हो, और 1 आवर वहाँ पर काउंट किया जाता है नियर अबाउट 6 to 10 यूरोज का। तो अगर आप 10 यूरोज भी काउंट करते हो तो आपको 800 यूरो अर्निंग का मौका मिल रहा है विद योर स्टडीज ओनली। तो ऐसे में आप 80,000 रुपये भारत के हिसाब से वहाँ पे स्टडी के दौरान भी कमा रहे हो, और उसके सिवाय भी आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी जाती हैं कि अगर आपने वहाँ पढ़ाई की और यूरोप में पढ़ने के बाद अगर आप वहाँ 2 साल तक आपको वर्क मिला, वो जो वीज़ा होता है वर्क का, वो अगर आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको साइन कर लिया तो उसी को वो फाइनल मान लेते हैं और उसी को एज अ वीज़ा ट्रीट करते हैं। और अगर आपने 1 साल पढ़ा वहाँ प्रॉपर्ली अपना काम किया, उसके बाद 1 साल आपको और एक्सटेंशन मिलेगा। फिर अगर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको एक्सटेंशन मिल जाता है, आपने 2 साल काम किया और 2 साल अगर आपने वहाँ सर्व कर दिया तो 70% ऑफ ट्यूशन फीस जो होती है वो रिफंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आपको स्टूडेंट रहते हुए वहाँ पे आपको कई फैसिलिटीज़ अलग दे दी जाती हैं, जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत मिनिमल नॉमिनल चार्ज पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। आप घूमना चाहते हैं यूरोप में, जैसे आप माल्टा गए, माल्टा में अगर आप आसपास आप देखो तो आपका इटली है, आपका फ्रांस बगल में है, स्विट्जरलैंड बगल में है, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल अगल बगल पड़ती हैं। बच्चे वहाँ जा सकते हैं और बहुत ही लो बजट में, उनको वीकेंड फ्लाइट्स बोलते हैं वो लोग। उन वीकेंड फ्लाइट्स पे क्या होता है कि वो आपको $20-30 इंडिया के हिसाब से भी लेंगे तो आप 2,000 से 3,000 रुपये के बीच में आप स्विट्जरलैंड घूम के आ सकते हो, आप इटली घूम के आ सकते हो, आप फ्रांस घूम के आ सकते हो, आप ग्रीस घूम के आ सकते हो। ये सब अगल बगल के कंट्री, आप जर्मनी जा सकते हो। इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ वहाँ पर हैं। ऐसे यूएस में भी है, ऐसे ही आपका यूके में भी है। हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ सुविधाएं एज अ स्टूडेंट दी जाती हैं जिससे आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सको, आप यहाँ की दुनिया को देख सको और आराम से अपने आप को एडजस्ट कर पाओ। जैसे आपने ब्रीफ किया कि गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो एक कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की कितनी ज़रूरत होती है पूरे प्रोसेस में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की ज़रूरत शुरू से लेकर के एंड तक होती है। अगर आप ठीक से समझें पूरे प्रोसेस को और आप इजी गोइंग वे में अपना प्रोसेस करना चाहते हो तो स्टडी अब्रॉड की कंसल्टेंसी का काम क्या है? पहला काम उसका होता है कि आपका यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, आपका स्ट्रीम क्या है। उस पर जो काउंसलर है पहले तो आपको ये काउंसिल करके बताता है कि भैया तुम वो कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहला काम ये नहीं कि अगर आपने कोई चीज़ कह दी और को आपके काउंसलर का जी बस तो यही है, तो ये गलत होगा। आपके काउंसलर को पहले ये देखना होता है कि आप वाकई उसके फील्ड के लिए लायक। कई बार काउंसलर्स होते हैं साइकोमेट्री टेस्ट लेते हैं, कई अदर तरह के छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं जिनको वो लोग कराते हैं। कराने के बाद उनको पता चलता है कि आप वाकई उस स्ट्रीम पे जो पैसा खर्च करने जा रहे हो, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी है, आप अच्छा खासा पैसा दे रहे हो वहाँ पे। आप अपना हार्ड एंड मनी का, अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी का, आप मान के चलो कि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, यहाँ तक कि कई ऐसी कंट्री है ना 1-1 करोड़ रुपए तक फीस भी जाती है। तो आप इतना पैसा अगर स्पेंड करने जा रहे हो, आप वाकई वो स्पेंड सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसको तय करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आप जिस कोर्स को करने जा रहे हो वो किस कंट्री में करने जा रहे हो, वो कंट्री आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, आप कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हो, ठीक है, आपका नेचर कैसा है, आपकी अडेप्टेबिलिटी वहाँ के लोगों से है कि नहीं है, रेसिज्म तो नहीं है वहाँ पे और भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, इंडियन कम्युनिटीज़ कितनी हैं, इनको भी वो देखते हैं क्योंकि आपने हर यूनिवर्सिटी नहीं देखी होती है। बट ये क्योंकि एजुकेशन काउंसलर का काम ही होता है, या एजुकेशन जो कंसल्टेंट्स हैं उनका काम होता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं, देखते हैं, तो उनको लगता है कि उनको एक एक्सपीरियंस होता है, उसका फ़ायदा आपको मिलता है। फिर आपको कंट्री सिलेक्शन हो जाता है, आपका कोर्स सिलेक्शन हो गया, आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया,
उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, आपको मॉक इंटरव्यूज़ कराना, आपको वहाँ के कल्चर से पूरी तरह से एक तरह से आपको कि आपको पूरी तरह का वहाँ का कल्चर बताना, आपको वहाँ पे महीने साल कैसे गुजरते हैं, कैसे मौसम होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देना, ठीक है। उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, फिर आपको वीज़ा के लिए तैयार करना, वीज़ा हो जाने के बाद आपके टिकट्स कराना, आपका इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। इसके बाद आप यहाँ से फ्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका पिकअप ड्रॉप, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में अंदर जाने तक और वहाँ पे 1 महीने पढ़ने तक आपका सारा का जो प्रोसेस है, आपके बैंकिंग कैसे होगी, आपका पैसा कैसे ट्रांसफ़र होगा, आपको कौन से कार्ड्स बनाने पड़ेंगे, क्या नॉर्म्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग नॉर्म्स हैं। छोटा सा भी नॉर्म अगर मिस हो गया तो आपका हो सकता है वीज़ा लगने के बाद भी आप ना जा पाओ वहाँ पे, या आपके साथ और कोई टेंशन हो सकती है और कोई परेशानी आ सकती है। कितना पैसा आपको लेके जाना है, किस तरीके से आप वहाँ ट्रैवल करोगे, आपको एकोमोडेशन वहाँ जाके कैसे मिलेगी, ठीक है। फिर आप वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कैसे करोगे, फिर आपका जो वहाँ पे जिसे हम लोग TRC बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड्स होते हैं, तो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड कैसे बनेगा, उसमें कॉलेज आपकी कैसे मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन चीज़ों को फॉलो अप करने के लिए आपके पास एक कंसल्टेंट होना चाहिए। आप जब चले जाते हो तो कंसल्टेंट का काम वहीं तक ख़त्म हो जाता है, बट देन ऑल्सो अगर इन बिटवीन द होल कोर्स ड्यूरेशन अगर आपको दिक्कत आती है तो सबसे पहले आदमी कॉल कंसल्टेंट को ही करता है कि मैं यहाँ पे आया था आपके थ्रू, सर ये दिक्कत आ रही है। तो वो भी पार्ट हमारे पार्ट आता नहीं है, लेकिन वो बियर करना पड़ता है उनको। कॉलेज से फिर हमें बात करनी पड़ती है कि भाई बच्चा वहाँ पे क्या उसको परेशानी आ रही है और प्लीज़ को रेक्टिफाई कीजिए, या इस जगह पे कैसे हम सोल्यूशन ले सकते हैं, उस पर वो चर्चा करके वो आपको प्रॉपर एक अच्छा फीडबैक दे सकती है। ये कल से अच्छे कंसल्टेंट की जिम्मेदारी भी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कंसल्टेंट की बहुत अहम भूमिका है अगर आप अपने देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो आपके बाद जो सेकंड मैन है जो वहाँ पे आपकी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो आपका कंसल्टेंट है। तो कंसल्टेंट का एक बहुत ही अहम भूमिका होती है इस पर्टिकुलर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है तो डेफिनेटली किसी ना किसी कंसल्टेंट से आपको ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए, आपके आसपास के हों या फिर जिनको भी आप जानते हो उनके थ्रू जाइए। Thank you, sir. Now we get to know all important points regarding study abroad. ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इन फ्यूचर स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं। तीर्थंकर जी ने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ में दी है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, वीज़ा प्रोसेस, TRC, वर्क अपॉर्चुनिटीज़, ऑफर लेटर कैसे आता है और एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की क्या अहमियत होती है आपके पूरे स्टडी अब्रॉड जर्नी में, और एक काउंसलर कैसा रोल होता है जो कि आपकी स्टडी अब्रॉड जर्नी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपका मॉक इंटरव्यूज़ कराता है वीज़ा सिलेक्शन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कराता है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी सर ने आपके साथ शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट NCP कंसल्टेंट।